हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इनकम टैक्स में कैपिटल गेन्स चैप्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है एग्जम्प्टेड कैपिटल गेन्स। इस तरह का टेबल आपको अपनी बुक्स में मिलेगा, जिस टेबल में आपके पास सभी तरीके के सेक्शंस दिए हुए हैं, 54 और 54 के सब सेक्शंस, जिसके अंडर आपका एग्जम्प्टेड कैपिटल गेन्स कैलकुलेट किया जाएगा। तो एग्जम्प्टेड कैपिटल गेन्स का मतलब क्या है यहाँ पर? यहाँ ये मतलब है कि जिस तरह के कैपिटल गेन्स आपके आएंगे, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, मेनली जो एग्जम्पशन मिलती है वो लॉन्ग टर्म की मिलती है, लेकिन कुछ सेक्शंस शॉर्ट टर्म के भी हैं। तो जो आपके कैपिटल गेन्स आते हैं उनमें से आपको एग्जम्पशन के लिए सेक्शंस दिए जाते हैं, जिनकी कंडीशंस फुलफ़िल करने पर आप उन कैपिटल गेन्स में से एग्जम्पशंस ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग ये कॉलम्स बने हुए हैं, तो उसके हिसाब से हमें इसे करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 54। देखिए, इसमें कई सारे कॉलम्स हैं, वो मैं एक एक कॉलम वाइज आपको समझा रही हूँ। सबसे पहला है सेक्शन 54। सेकंड कॉलम है एसेट ट्रांसफर्ड का। एसेट ट्रांसफर्ड मतलब कि जो ओरिजिनल कैपिटल गेन हुए हैं आपको, वो कौन सी एसेट को सेल करने से हुए हैं? वो हुए हैं आपको रेजिडेंशियल हाउस सेल करने से। यानी इनिशियली आपने जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें एक पर्सन ने रेजिडेंशियल हाउस को सेल किया है। थर्ड पॉइंट है इसमें हु एंटाइटल्ड, किसको ये एंटाइटलमेंट है? इंडिविजुअल या HUF को है। नेक्स्ट वन इज़ होल्डिंग और यूज़ पीरियड। उस पर्सन ने उस एसेट को कितना टाइम यूज़ किया है? 24 मंथ से ज़्यादा। इसका मतलब वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट ऑफ मतलब कि जो आपको रेजिडेंशियल हाउस से कैपिटल गेन्स हुए हैं, उन कैपिटल गेन्स को आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, तभी आपको वो छूट मिलेगी। अदरवाइज आपको कोई एग्जम्पशन इसमें नहीं मिल रही है। रेजिडेंशियल हाउस जो आपके पास था उसको आपने सेल किया, उससे आपके कैपिटल गेन्स हुए हैं और उन कैपिटल गेन्स को आपने इन्वेस्ट किया। कहाँ इन्वेस्ट किया? न्यू एसेट में, न्यू एसेट को परचेज करने के लिए। अब न्यू एसेट कौन सी खरीदी आपने? अगेन वन रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया। यानी पहला आपका एक रेजिडेंशियल हाउस था, उस रेजिडेंशियल हाउस को आपने सेल किया, उससे जो आपके कैपिटल गेन्स हुए, उससे उन कैपिटल गेन से आपने एक नया हाउस परचेज कर लिया। तो एग्जम्पशन कितने अमाउंट की मिलेगी आपको? जितने कैपिटल गेन्स आपने इन्वेस्ट किए। इट मीन्स अगर आपके 4 लाख के कैपिटल गेन्स हैं और 4 लाख में से आपने 3 लाख का एक मकान खरीदा, तो 4 में से 3 लाख की आपको छूट मिल जाएगी और 1 लाख के आपके कैपिटल गेन्स जो है वो टैक्सेबल हो जाएंगे। अब इसके लिए एक टाइम पीरियड है कि ऐसा नहीं है कि अगर 2014 में आपके कैपिटल गेन हुए हैं तो 2022-23 तक आप नई एसेट खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ टाइम पीरियड फिक्स किया गया है जो 8th पॉइंट में है आपके पास, प्रेस्क्राइब्ड पीरियड फॉर इन्वेस्टमेंट। अब वो पीरियड क्या है? विद इन 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर्स आफ्टर ट्रांसफ़र इन केस ऑफ परचेज और 3 ईयर्स आफ्टर ट्रांसफ़र इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन। मकान के केस में आप मकान खरीद भी सकते हैं नया और मकान बनवा भी सकते हैं। तो अगर आप खरीद रहे हैं तो उसके लिए आपको टाइम पीरियड कितना दिया गया है इन्वेस्ट करने के लिए? 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर्स आफ्टर। 1 ईयर बिफोर क्यों दिया गया है? बिफोर इसलिए दिया गया है क्योंकि इसे हम टैक्स प्लानिंग बोलते हैं, कि अगर हमें पता है कि नेक्स्ट ईयर जाके हमने अपना मकान बेचना है, तो इस साल हम कोई नए मकान में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसकी छूट हमें तब मिलेगी जब हम उस मकान को सेल करेंगे जो हमने पहले ख़रीदा हुआ है। तो 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर्स आफ्टर ट्रांसफ़र। सपोज़ हमने एक जो रेजिडेंशियल हाउस कैपिटल गेन्स जिसके लिए है इनिशियली, वो 2011 में परचेज़ किया था, 1 अप्रैल 2011। तो 1 साल पहले उसका कितना हो गया? 1 अप्रैल 2010 एंड 2 ईयर्स आफ्टर मतलब 12 और 13। तो 1 अप्रैल 2010 से लेकर 1 अप्रैल 2013 तक वो नए मकान में इन्वेस्ट कर सकता है। जिस डेट को उसके कैपिटल गेन्स हुए 1 अप्रैल 2011 को, उस डेट से 1 साल पहले यानी 2010 और उस डेट से 2 साल बाद यानी 2013, ये 3 साल का उसको टाइम पीरियड मिल जाएगा। और अगर कंस्ट्रक्शन के केस में है तो 3 साल बाद के मिलेंगे ट्रांसफ़र के, यानी 13 की जगह 2014 आ जाएगा वहाँ पर। अब पॉइंट यहाँ ये आता है 9th में, ट्रीटमेंट ऑफ अनयूटिलाइज्ड अमाउंट। कई बार क्या होता है कि जैसे हमने कहा कि 1 अप्रैल 2011 को एसेट सेल की है, तो अगर उस दिन एसेट सेल किया आपने और उस दिन मकान सेल किया और उस दिन आपके पास कोई नया मकान आपको नज़र नहीं आ रहा है कि जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसको ख़रीद सकते हैं, लेकिन एग्जम्पशन लेने के लिए आपके पास अभी भी 2 साल का टाइम पीरियड है।
तो आप क्या कर सकते हो, अपने उस कैपिटल गेन को कि उस पर टैक्स ना लगे, उससे बचने के लिए आप उसको एक कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट करा सकते हो, ताकि इन फ्यूचर जैसे ही आपको 2 साल के अंदर अंदर कोई नया मकान मिलता है तो आप उस नए मकान को खरीद सकते हो। तो एग्जम्पशन उस केस में भी मिल जाएगी अगर आपने अनयूटिलाइज्ड अमाउंट को इसमें डाला है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में। लास्ट पॉइंट इसमें क्या आता है, सेल्स ऑफ न्यू एसेट। अगर आपने वो जो नई एसेट यानी जो नया मकान खरीदा वो भी बेच दिया विद इन 3 years ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन, तो जितने भी आपके कैपिटल गेन्स एग्जम्प्ट हुए थे वो वापस टैक्सेबल हो जाएंगे एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि वो विद इन 3 years आपने उस मकान को बेच दिया है। तो ये पूरा प्रोसेस है इस तरह का एक पर्टिकुलर सेक्शन का। इसी तरह से आपके आगे अलग अलग सेक्शंस आते जाएंगे। सिर्फ आपको फर्स्ट सेक्शन अच्छे से समझना है, उसके बाद बाकी सेक्शंस में आपको सिर्फ ये देखना है कि फर्स्ट एसेट कौन सी थी और सेकेंड एसेट कौन सी थी, और टाइम पीरियड चेंज आएगा, बस उतना आपको चेंज देखना पड़ेगा। जैसे देखिए 54F सेक्शन है, तो 54F सेक्शन में एसेट ट्रांसफर्ड आपकी आ गई एग्रीकल्चरल लैंड, और हु एंटाइटल्ड, यूज और होल्डिंग पीरियड, इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल गेन, न्यू एसेट, एग्रीकल्चरल लैंड, कैपिटल गेन्स इन्वेस्टमेंट। देखिए सारा सेम है बिल्कुल, सिर्फ एसेट चेंज हुई है। ओल्ड एसेट जो एसेट ट्रांसफ़र की गई थी और न्यू एसेट दोनों एग्रीकल्चरल लैंड है। यहाँ टाइम पीरियड आपका चेंज हो गया है विद इन 2 years आफ्टर ट्रांसफ़र। यहाँ ट्रीटमेंट ऑफ अनयूटिलाइज्ड अमाउंट डू लिखा हुआ है, तो दोनों केसेस आपके कैसे हैं इसमें सेम है। ऐसे ही 54D आपका, 54D में लैंड एंड बिल्डिंग फॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, लैंड एंड बिल्डिंग फॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, अगेन कैपिटल इन्वेस्टेड, यहाँ 3 years आफ्टर ट्रांसफ़र है, अगेन सेम है। तो फर्स्ट सेक्शन अगर आपको समझ में आ गया है तो बाकी सेक्शंस में आपको दिक्कत नहीं आएगी। सेक्शन 54EC, सेक्शन 54EC में फर्स्ट एसेट जो ट्रांसफ़र की गई है वो कौन सी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का मतलब कि ऐसी एसेट जो 36 महीने से ज़्यादा रखी हुई है, वो कोई भी हो सकती है, ठीक है, वो किसी भी तरह की एसेट हो सकती है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, हाउस, कुछ भी, क्योंकि लॉन्ग टर्म लिखा हुआ है, सिर्फ एसेट स्पेसिफिक नहीं बताई गई। और उससे हम जो खरीदनी है नई एसेट, वो कौन सी खरीदनी है, बॉन्ड्स। तो यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी कैपिटल एसेट अगर आपने सेल की, उससे आपको कैपिटल गेन हुए, और उससे अगर आपने क्या खरीद लिए, बॉन्ड्स खरीद लिए, तो आपका कौन से सेक्शन में आ जाएगा, वो 54EC में। और उसके लिए आपका जो टाइम पीरियड है वो कितना दिया हुआ है, विद इन 6 months ऑफ ट्रांसफ़र, क्योंकि बॉन्ड्स हैं। और अगर ये बॉन्ड्स आपने विद इन 3 years बेच दिए तो भी आपका वो टैक्सेबल हो जाएगा, बट नॉट एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। यहाँ पर इतना सा चेंज है कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से वो टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका 54EE, उसमें भी सब सेम है, सिर्फ यहाँ बॉन्ड्स ऑफ NHA की जगह यूनिट्स ऑफ नोटिफाइड फंड हो गया है, बाकी सब सेम है। 54F को हम 1 मिनट के लिए होल्ड पे रखते हैं, 54G करते हैं। 54G में आपका प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग यूज फॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है इन अर्बन एरिया, और उससे आपने एसेट कौन सी खरीदनी है, इन रूरल एरिया, नॉन अर्बन एरिया। तो अर्बन एरिया वाले कैपिटल गेन्स, एसेट से होने वाले कैपिटल गेन से आपने रूरल एरिया में प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी है, तो वही सेम है विद इन 3 years ऑफ ट्रांसफ़र एंड सेम एज 54B एंड D। 54GA ये भी सेम है, यहाँ प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग है, और यहाँ से आपने क्या खरीदा, प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी है, लेकिन कौन से जगह के लिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। वहाँ क्या था पिछले सेक्शन में 54G में, नॉन अर्बन एरिया के लिए, यहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए, बाकी सब सेम है। ऐसे ही 54G भी, यहाँ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। अब देखिए इन दोनों सेक्शंस में सेम है, 54F और 54GB। 54F और 54GB में आपका जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट वाला जो कॉलम है, 5th कॉलम, वहाँ डिफरेंस आ रहा है। बाकी सभी सेक्शंस के लिए आपका कैपिटल गेन्स का इन्वेस्टमेंट दिखाया गया है, लेकिन 54F और 54GB में आपका नेट कंसिडरेशन का इन्वेस्टमेंट दिखाया गया है। तो यहाँ पर सिर्फ इस चीज़ को हमें देखना है, क्योंकि जब आपकी एग्जम्पशन मिलेगी तो भी आप में चेंज आएगा। जहाँ आप नेट कंसिडरेशन इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको जो एग्जम्पशन मिलेगी वो भी किसकी मिलेगी, प्रोपोर्शनेट नेट कंसिडरेशन इन्वेस्टेड, ना कि पूरे कैपिटल गेन्स की, क्योंकि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो कैपिटल गेन्स का नहीं किया, वो किसका किया है, नेट कंसिडरेशन का किया है। तो यहाँ पर आपको प्रोपोर्शनेट निकालना पड़ेगा, जैसा भी आपको नेट कंसिडरेशन दिया हो, नेट कंसिडरेशन के हिसाब से आपके कैपिटल गेन्स की एक रेशियो आ जाएगी, उस प्रोपोर्शन को आप अपने कैपिटल गेन्स की एग्जम्पशन में से दे सकते हैं।
तो ये एग्जाम्प्टेड कैपिटल गेंस की टेबल है जिसमें आपके सभी सेक्शंस अलग अलग शो किए गए हैं और उन सेक्शंस के हिसाब से आपको चेक करना है अपने क्वेश्चन में कि कौन सा सेक्शन उस पर अप्लाई होता है, कि पहली एसेट कौन सी थी और दूसरी एसेट कौन सी है। तो वहाँ पर आपको उसके हिसाब से चेक करना है। तो ये था मेरा सेक्शन 54 का लेक्चर। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। तो आप इसको करिए और न्यूमेरिकल्स ट्राई करिए। थैंक यू।